नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम देखेंगे कि मराठा साम्राज्य किस प्रकार से उदित होता है, कैसे वह साम्राज्य की भूमिका में आता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम प्राचीन भारत को काफी डिटेल से कवर कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत की सीरीज में भी हम मराठा साम्राज्य तक आ चुके हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे मराठा साम्राज्य और डेवलप हुआ, मराठों और मुगलों के बीच जो संघर्ष है वह संघर्ष किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, औरंगजेब का जो शासनकाल है वह किस प्रकार से है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य है उस मुगल साम्राज्य का जो पतन है वह किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे आधुनिक भारत में और उसको भी डिटेल से कवर करेंगे। तो बहुत डिटेल वे में हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो मराठे थे कौन, और इसमें जो एक विवाद है कि क्या यह सिसोदिया वंश की शाखा है, यानी क्या यह राजपूत है, पहली चीज। फिर यह मुख्य भूमिका में कैसे आए। मुख्य भूमिका मतलब राजा की भूमिका में या फिर प्रशासक की भूमिका में कैसे आए। और जो इनिशियल हिस्ट्री है वह क्या है मराठों की, बहुत बेसिक से समझते हैं। हमने बात की थी बहमनी साम्राज्य की, जिसको किसने स्थापित किया था, हरिहर और बुक्का ने, यह हम देख चुके हैं। बाद में हम देखते हैं कि यही बहमनी साम्राज्य कई टुकड़ों में टूट जाता है और इसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और बरार, इन 5 क्षेत्रों में डिवाइड हो जाता है। अब जो आपके मराठा है यह पहले कौन है, क्षेत्रीय लोग, और उसमें भी क्या है, किसान है। धीरे धीरे इन्हीं किसानों में से कुछ किसान जो बहमनी साम्राज्य है वहां पर भर्ती होने शुरू हो जाते हैं। क्षेत्रीय लोग हैं तो सेना में भर्ती होने लगते हैं, तो सैनिकों के रूप में यह भर्ती होते हैं। जब बहमनी साम्राज्य टूटता है तो जब टूटेगा तो जो मुख्य प्रशासक होगा वह कमजोर होगा, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य तभी टूटता है जब मुख्य प्रशासक कमजोर होता है और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां ताकतवर निकली। कई कारणों से हो सकता है, बाहरी हमलों से हो सकता है, आंतरिक विवादों से हो सकता है, कारण कोई भी हो, लेकिन क्षेत्रीय शक्तियां कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर होंगी किससे, केंद्रीय शक्ति से। अब जो बहमनी साम्राज्य के यह सैनिक है इन पर भी जो नियंत्रण है वह नियंत्रण कमजोर होगा, यानी केंद्र का नियंत्रण अपने सैनिकों पर भी कमजोर होगा। और इन्हीं सैनिकों में क्या है, कुछ मराठे, और यह मराठे अब क्या करेंगे, अपनी भूमिका को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी और यह हो जाएंगे प्रशासक। और समय के साथ साथ यह ओहदा बढ़ता रहेगा। जब हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की तो यह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित हो जाएगा, जो मुगल शक्ति को सबसे ज्यादा चुनौती देगा या मुगलों के पतन में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। तो क्षेत्रीय लोग हैं, किसान हैं, सेना के रूप में भर्ती होते हैं, सैनिक बनते हैं, फिर धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है वह बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते यह लोग क्या हो जाते हैं, क्षेत्रीय प्रशासक। वहां से फिर क्या करते हैं, और डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के बाद जब शिवाजी महाराज का टाइम है तो एक बहुत बड़े मराठा संघ की स्थापना हो जाती है या फिर बहुत बड़े मराठा साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब यह क्रम हो गया बेसिक सा। एक दूसरा तथ्य यह कि क्या यह राजपूत है। अब यह बात कहां से उभरी, दरअसल यह बात मराठों की ही तरफ से उभरी है। कैसे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था तो एक पंडित आए थे। पंडित का नाम क्या है, गंगा भट्ट, और यह थे कहाँ के, काशी के। अब यहीं से पूरा विवाद है। विवाद यह है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने लगा तो राज्याभिषेक के समय यह स्टेब्लिश करना था, कहीं ना कहीं उस समय की या उस समाज की व्यवस्थाओं में ऐसा था कि उनको स्टेब्लिश करना था कि वह राजपूत है, या फिर उनको यह स्टेब्लिश करना था कि वह प्रशासन करने योग्य है। तो गंगा भट्ट ने क्या किया, इनको घोषित कर दिया राजपूत, और कहा, या फिर कैसे यह राजपूत है यह बताया। कहा देखो, दिल्ली था, दिल्ली में उस समय था खिलजी वंश, और खिलजियों में भी था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने क्या किया था, चित्तौड़ पर हमला, और जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने हमला किया तो कुछ लोग यह चले गए दक्षिण भारत में या फिर दक्कन में, और यही लोग बाद में क्या है, मराठा है। तो दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज और कुछ नहीं बल्कि जो चित्तौड़ है वहां का जो सिसोदिया वंश है, क्योंकि चित्तौड़ पर उस समय सिसोदिया वंश था, तो उन्हीं की एक शाखा है या उन्हीं की एक शाखा से कनेक्टेड है। दक्षिण भारत में आ गए थे यह लोग और अब यहाँ पर यह लोग साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो दरअसल यह राजपूत है।
अब यह बताया जाता है। अच्छा, आपको एक कंफ्यूजन होगा, कई जगह आपको मिलेगा गुहिल वंश और कई जगह आपको मिलेगा सिसोदिया वंश। तो इनमें अंतर क्या है? गुहिल वंश की ही एक शाखा है सिसोदिया वंश, और यह वही सिसोदिया वंश है जिससे महाराणा प्रताप, अमर सिंह, उससे पहले अगर आप जाएंगे राणा सांगा, यह सब इसी वंश से कनेक्टेड है। तो दो चीजें हैं, एक मराठे कैसे प्रशासनिक भूमिका में आए, और दूसरा विवाद जो है कि राजपूत हैं या नहीं है, यह हमने बेसिक बेसिक समझा। अब इनमें कुछ तथ्य होंगे, तथ्यों को हम देख लेते हैं, और बाद में जो यह प्रश्न है कि क्या राजपूत हैं, उसका उत्तर भी देखेंगे। बेसिक हम यहाँ भी देख लेते हैं। अब जो यह बात की जा रही है कि मराठे राजपूत हैं, इसका उत्तर क्या है, या मराठे इसका किस प्रकार से आंसर करते हैं? जो आधुनिक इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि अगर मराठे चित्तौड़ से आए थे, सिसोदिया वंश से कनेक्टेड थे, तो सिसोदिया वंश ने कहीं पर भी कोई ऐसा विवरण क्यों नहीं दिया है? हमको वहां पर कोई ऐसा अभिलेख क्यों नहीं मिलता है जो यह बताता है कि उनकी एक शाखा चली गई है दक्षिण में, और वह मराठों के रूप में स्टेब्लिश है? और यह लोग अपने आप को बताते हैं कि यह स्थानीय लोग थे, किसान थे, धीरे धीरे सेना में भर्ती हुए, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह प्रशासनिक भूमिका में आ गए, क्षेत्रीय प्रशासक बने, और बाद में इनके साम्राज्य की स्थापना हुई। दोनों वर्जन मैंने आपको बता दिए, विवाद दोनों को लेकर है, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार है वह धीरे धीरे यह मान चुके हैं लगभग कि यह संभवतः राजपूत नहीं थे। हमने देख लिया, अब हम तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें एक तथ्य है, ग्रांड डफ ने कहा था कि जो मराठा साम्राज्य है, इनका जो उदय है वह आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। अब यह प्रश्न मेंस में भी आ सकता है, यह प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछ ले कि क्या मराठे एकदम से उदित हुए? तो जब आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो सैनिकों के रूप में यह भर्ती हैं, लेकिन अपनी योग्यता के बलबूते यह धीरे धीरे प्रशासक बनते हैं। तो यह आकस्मिक अग्निकांड वाली जो बात है, जब आप इतिहास के रेफरेंस में देखेंगे तो शायद आपको इतना जस्टिफाइड ना लगे, लेकिन ग्रांड डफ का कथन है, तो हो सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में, या फिर इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ ले कि आप यह जस्टिफाई कीजिए कि क्या मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की बात हुआ, या फिर आपसे यह पूछ ले प्रीलिम्स में स्पेशली कि यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा आप, हम देख रहे हैं कि शिवाजी से पहले भी मराठे क्षेत्रीय प्रशासक हैं, सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सारे क्षेत्रों पर यह काम कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा भूमिका इनकी कब देखते हैं? मलिक अंबर के समय। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रशासक है, मुगल साम्राज्य से उसकी शत्रुता है, मुगल साम्राज्य बार बार हमले करता है, उन हमलों को लगातार मलिक अंबर नाकाम करता है। मलिक अंबर जब इन हमलों को नाकाम करता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका है मराठों की। मराठे जो है वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत निपुण थे, बहुत एक्सपर्ट थे वहां पर, और मलिक अंबर भी इसी शक्ति का प्रयोग करता है मुगलों के खिलाफ, क्योंकि सैन्य बल के मामले में मुगल बहुत आगे थे, सैनिक संख्या के मामले में वह बहुत आगे है, संसाधन उनके पास बहुत ज्यादा है। तो मराठों की जो पद्धति है गुरिल्ला युद्ध पद्धति, इसी पद्धति का इस्तेमाल करके मलिक अंबर भी सफल होता है। मलिक अंबर सफल भी इसलिए होता है क्योंकि उसकी सेना में बहुत सारे क्या है, मराठा है। तो मलिक अंबर के समय बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। जो आरंभिक इतिहासकार हैं वह बताते हैं कि दरअसल जो आकस्मिक अग्निकांड वाली बात है वह बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है। औरंगजेब ने जो ऐसी नीतियां चलाई थी जो हिंदू विरोधी है, और दक्षिण भारत में वह इसी आधार पर अत्याचार करने लगा था, तो ऐसे किसी भी साम्राज्य का खड़ा होना लगभग लगभग तय था, या किसी भी ऐसी शक्ति का खड़ा होना तय था जो औरंगजेब का विरोध करे। तो उन्हीं में सबसे आगे आते हैं मराठा। इनमें भूमिका जो हिंदू जागरण है उस रूप में भी दिखती है। जो संत कवि हैं उनका जो धार्मिक आंदोलन है, वह जिस तरह से अपने धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, यह सारा कुछ मिलकर एक भूमिका बनाता है जिससे जो मराठा राज्य है वह स्टेब्लिश होता है। तो आकस्मिक अग्निकांड किसने कहा है? ग्रंथ डफ ने कहा है। मलिक अंबर के समय यह सबसे ज्यादा सक्रिय है मराठे, और उसके बाद मलिक अंबर क्योंकि शक्तिशाली था, या फिर उसकी जो भूमिका है वह काफी प्रभावशाली थी, उसका प्रशासन बना रहा। लेकिन मलिक अंबर के बाद अब मराठे मुख्य प्रशासनिक भूमिका में आते हैं, और धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करते हैं। सिसोदिया वंश वाला जो कनेक्शन है वह हमने समझ लिया, और हमने समझा कि यह दावा कैसे है। और जो आपका भोसले वंश है जिससे कनेक्टेड है छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी, ये सारे लोग कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि यह लोग गए थे दक्षिण भारत में, हमने देख लिया अभी। इनमें कुछ नाम मिल सकते हैं जैसे सज्जन सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये लोग गए थे दक्षिण भारत में, ऐसा विवरण है, अभी हमने पीछे समझ लिया। गंगा भट्ट का आप नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो यह काशी के पंडित है, और इन्होंने ही शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया है। जो पुरानी किताबें हैं जैसे राधा माधव विलासम, 1654 में इस किताब को लिखा गया था, और लिखा किसने था? शाहजी के दरबार के जो कवि हैं जयराम, इन्होंने इस किताब को लिखा है।
और इन्होंने ही बताया है कि मराठे सिसोदिया वंश से कनेक्टेड हैं। दरअसल जो यह सिसोदिया वाला दावा है, यह मराठों ने ज्यादा किया है। यह आप ध्यान रखिएगा, यानी मराठों के जो अभिलेख है, उनके जो साक्ष्य हैं, आदेश पत्र हैं, इन सब में ज्यादा इस बात का दावा किया गया है कि यह सिसोदिया वंश से कनेक्टेड है। सिसोदिया वंश का अपना कोई दावा नहीं है, या उसके अभिलेखों में कोई दावा नहीं है, और मराठे सिसोदिया वंश से कनेक्टेड नहीं है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यही दिया जाता है कि सिसोदिया वंश ने कभी यह दावा नहीं किया है। दरअसल इसमें हुआ क्या, हो सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी कोई घोषणा की हो, या उस समय जो गंगा भट्ट हैं उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की हो, और इसलिए की हो कि उनको राजा के रूप में स्वीकार किया जा सके, क्योंकि उस समय सामाजिक व्यवस्था है कि राजपूत ही राजा बनते थे, या अधिकतर राजपूत ही राजा बनते थे, यह कथन शायद ज्यादा सही है। तो यह सब कुछ हो रहा था उस समय, सामाजिक व्यवस्था थी, तो उस समय हो सकता है ऐसा हो गया। लेकिन जब मराठे एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्टेब्लिश हो गए, बड़े साम्राज्य के रूप में इन्होंने अपने आप को विकसित किया, तो जो सिसोदिया वंश के लोग हैं, हो सकता है उन लोगों ने भी यह दावा शुरू कर दिया, या उन लोगों ने भी यह दावा करना स्टेब्लिश कर दिया कि मराठे दरअसल उनकी ही शाखा है। तो राधा माधव विलास चंपू, इसमें यह बात कही गई है। जैसे शिव भारत है, भोसले दरबारी ग्रंथ हैं, इनमें भी यह बात कही है। यहाँ तक कि 1641 का शाहजी का एक पत्र है, जिसमें इन्होंने खुद को राजपूत बताया है। 1726 में जो छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, उनका भी एक पत्र है, और उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो सिसोदिया क्षेत्र है, इस पर किसी को अटैक करने का अधिकार नहीं है, इसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि यह एक ही परिवार के सदस्य हैं। यानी मराठों का दावा ज्यादा है। इसके समर्थन में कुछ इतिहासकार भी आते हैं, जैसे सीवी वैद्य। यह कहते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, और पॉसिबल भी है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जैसे जमुना सरकार है, स्टुअर्ट गार्डन है, जेम्स लेन है, यह कहते हैं कि जो राज्याभिषेक हुआ उस समय यह शायद जरूरी था कि इनको राजपूतों के रूप में स्टेब्लिश किया जाए, केवल इतना ही इसका वेटेज है। दरअसल यह राजपूत नहीं है। यह लोग बताते हैं कि दरअसल मराठा साम्राज्य में, यह मराठा क्षेत्र में एक समुदाय है, कुर्मी समुदाय। यह पहले कृषक है, फिर यह योद्धा के रूप में स्टेब्लिश हुए, और जब प्रशासक धीरे धीरे कमजोर होते रहे तो यह मुख्य प्रशासनिक भूमिका में आए, और अपने साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। जो पुराने अभिलेख है, हमको कहीं पर ऐसा नहीं मिलता है, स्पेशली जो मेवाड़ के पुराने अभिलेख है, उनमें हमको कहीं पर ऐसा नहीं मिलता है कि उनकी कोई शाखा दक्षिण भारत में गई है। कुछ लोग इसको यादव वंश से भी कनेक्टेड करते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है, और इस पर बहुत ज्यादा विवाद भी नहीं होता है। कुल मिलाकर हमने यह समझ लिया कि कौन कौन ऐसा दावा करता है, और उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वह कितनी है। अब हम देखते हैं कि शाहजी से पहले जो मराठों की स्थिति है वह क्या है, यानी हमें मराठों में वह पहले कौन बड़े नाम है जो मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो शाहजी भोसले हैं, इनसे पहले जो दक्कन का क्षेत्र है, यानी वर्तमान जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां पर जो स्थानीय योद्धा है, उनके रूप में मराठा स्टैब्लिश होते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इनके अधीन सेवा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में स्टैब्लिश होते हैं, और अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। सबसे बड़ा नाम या सबसे पहला नाम हमको मिलता है मालोजी भोसले का। यह कौन है? यह शाहजी के पिता है, और माना यह जाता है कि जो भोसले वंश की स्थापना है वह इन्होंने ही की है, और धृढ़ेश्वर मंदिर है जो, उसका भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया है। तो पहला जो बड़ा नाम हमको मिलता है वह है मालोजी भोसले का। मालोजी भोसले जो है, इनके दो बेटे हैं, एक शाहजी और एक शरीफ जी। हालांकि कई सारे क्षेत्रों पर जो मराठा साम्राज्य के लोग हैं, या मराठा जो हैं, वह क्षेत्रीय प्रशासक के रूप में, जागीरदार के रूप में, सेनापति के रूप में, इन रूपों में नियुक्त हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो आपके जाधव जी हैं, या फिर लाखू जी जाधव हैं, जो शिवाजी की माता जो है जीजाबाई, उनके पिता हैं, तो यह भी एक क्षेत्रीय प्रशासक है। जैसे घोरपड़े, शिर्के, माने, यह सारे लोग क्षेत्रीय प्रशासक हैं। कुल मिलाकर ऐसे 96 के आसपास हमको मराठा साम्राज्य के लोग मिलते हैं, या कुनबे मिलते हैं, जो स्टेब्लिश है क्षेत्रीय प्रशासकों के रूप में। लेकिन पहला बड़ा नाम जो हमको मिलता है वह है मालोजी भोसले का। इसके बाद इनके दो बेटे हैं, शाहजी और शरीफ जी। शाहजी की अगर हम बात करें, तो बीजापुर में जो आदिल शाही है, और अहमदनगर, दोनों के समय यह सेनापति है। यानी शिवाजी के जो पिता है शाहजी, वह आदिल शाही और अहमदनगर दोनों सेनाओं में क्या है? सेनापति है। जब शाहजी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो उत्तर का क्षेत्र है, यानी मराठा साम्राज्य में ही उत्तर का क्षेत्र है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र, यहाँ पर स्टेब्लिश हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज का क्षेत्र, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य। और जो दक्षिण का क्षेत्र है, वहां पर स्टेब्लिश हुआ वेंकोजी या फिर एकोजी का साम्राज्य। इनको कहा जाता है दक्षिण के मराठा, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, जो शाहजी है, उनकी एक पत्नी तो है कौन? जीजाबाई। जीजाबाई से कौन है? शिवाजी महाराज। एक दूसरी पत्नी है, उनका नाम क्या है? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते से कौन है? वेंकोजी। तो जब शाहजी की मृत्यु हुई, तो जो क्षेत्र का बंटवारा है वह इन दो बेटों के बीच में
हो गया। अब जो इंकोजी है या फिर जो वेंकोजी है, इनको तंजावुर कैसे मिल गया? यानी दक्षिण भारत में जो मराठा साम्राज्य है, यह दरअसल पहुंचा कैसे? तो हम देखते हैं कि जो शाहजी का शासनकाल है, उस समय जो बीजापुर का सुल्तान है, वह कोशिश क्या कर रहा था कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है, तमिल का क्षेत्र है, वह उसके कंट्रोल में आ जाए। और बीजापुर के लिए काम कौन कर रहे हैं? शाहजी, उनके सेनापति के रूप में। यानी बीजापुर का जो साम्राज्य है, वह अपने आप को बढ़ाना चाहता है और बढ़ाकर कहाँ जाना चाहता है? तमिल क्षेत्रों में। वहीं अगर हम तमिल क्षेत्र को देखें तो वहां पर क्या है? नायक वंश है। और नायक वंश में एक राजा होता है विजय राघव नायक। इसकी हो जाती है डेथ। जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका जो पोता है चिंगमाला दास, कोशिश यह की जाती है कि अगला जो राजा है वह उसको बनाया जाए। लेकिन वहीं पर नायकों की एक शाखा और है जिसको कहते हैं मदुरै नायक। तो नायकों की दो शाखा हो गई, एक तेलुगु नायक, दूसरे मदुरै के नायक। तो मदुरै के नायकों ने क्या किया? तेलुगु नायक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और जिस चेंगामल को राजा बनाया जाना था उसको हटा दिया। और वहीं जो आपका बीजापुर है वह भी कोशिश कर रहा है कि इस क्षेत्र पर अपना अधिकार हो जाए। यानी आंतरिक कला है। और आंतरिक कला जब भी होता है किसी भी साम्राज्य में, तो जो बाहरी शक्तियां हैं वह बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इन्हीं सब के बीच क्या हुआ? जो तंजावुर का मंत्री है रायसम वेकन्ना, इसने क्या किया? जो बीजापुर का सुल्तान है उससे मदद मांगी। क्यों मदद मांगी? क्योंकि यह चाहता था कि चिंगमाला ही प्रशासक बने, जो मदुरै के नायक है वह आकर कंट्रोल ना स्टेब्लिश करे। तो बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया? इन्हीं वेंको जी को भेजा। वेंको जी भी क्या है? सेनापति है। वेंको जी को भेजा कि वह जाकर अलागिरी को हटा दे और जो पुराना वंश है उसी को स्टेब्लिश कर दे। लेकिन वेंको जी ने क्या किया? वेंको जी ने 1675 में इस अलागिरी को पराजित कर दिया, लेकिन तंजावुर पर ही कब्जा कर लिया। और जहां इनको यह आदेश दिया गया था कि जाकर जो पुराना वंश है यानी जो तेलुगु नायक हैं उनके वंश को स्टेब्लिश किया जाए, इन्होंने देखा कि मौका है, ये शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, यानी तेलुगु नायक मदुरै नायक आपस में लड़ रहे हैं और उनके पास पर्याप्त सामर्थ्य है कि वह खुद को राजा घोषित कर दे। तो उन्होंने खुद को ही क्या किया? राजा घोषित कर दिया। इस तरह 1676 में जो तंजावुर का क्षेत्र है वहां पर भोसले वंश की एक शाखा स्टेब्लिश हुई जिसको कहा जाता है दक्षिण के मराठा। और इस तरीके से जो मराठा साम्राज्य है वह तंजावुर के क्षेत्र में स्टेब्लिश हो गया। वेंको जी ने अपने समय काल में बहुत सारे युद्ध भी किए, अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। मदुरै, मैसूर, इन सबसे युद्ध हुए और धीरे धीरे इनका प्रशासन चलता रहा। एक बार इनका विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज से भी होता है। फिर इन दोनों ने मिलकर आपस में क्या किया? जो कोल्लून नदी है इसको सीमा मान ली। तय यह किया गया कि कोल्लून नदी का जो उत्तर का क्षेत्र है वह शिवाजी महाराज के कंट्रोल में रहेगा और जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां पर वेंको जी अपना प्रशासन चलाते रहेंगे। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ज्यादा उत्तर की तरफ बढ़ गए, राजस्थान के क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में, स्पेशली मुगलों के खिलाफ वह उधर ज्यादा बढ़ गए। तो दक्षिण के क्षेत्र में जो वेंको जी का शासन है वह उनके वंशज चलाते रहे। अगर हम आगे यह देखें कि इसका हुआ क्या, यानी तंजावुर का जो मराठा वंश है इसका क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि वेंको जी के बाद साहू जी आते हैं। यह 1664 से लेकर 1712 तक प्रशासन को चलाते हैं। यह वेंको जी के सबसे बड़े बेटे थे और इन्होंने जो मदुरै का क्षेत्र है उससे कई सारे युद्ध किए। फिर आते हैं सरफोजी प्रथम 1712 से 1728 तक। फिर आते हैं तुक्को जी 1728 से 1736 तक। फिर आते हैं शाहू जी द्वितीय। उसके बाद आते हैं सरफोजी द्वितीय 1798 से 1832 तक। और अंत में हम देखते हैं कि शिवाजी द्वितीय आते हैं 1832 से 1855 तक। अब इस समय अंग्रेज भी आ चुके हैं। तो अंग्रेजों की एक नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, तो उसके क्षेत्रों पर अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। इसी नीति के तहत जो दक्षिणी शाखा है मराठों की, उस पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो 1855 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। वहीं अगर हम शिवाजी की बात करें तो 20 अप्रैल 1627 को पूना का जो चिवनेर दुर्ग है वहां पर इनका जन्म होता है। माता का नाम क्या है? जीजाबाई। बहुत बेसिक हम देख रहे हैं, डिटेल से हमको कवर करना होगा क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वह बहुत बड़ा है और हमारे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक हम समझ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से जो कनेक्टेड लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन है? जीजाबाई, जो उनकी माता है, और जो उनके शिक्षक है दादा कोंडदेव। इन सबके अलावा जो उनके गुरु हैं समर्थ रामदास। इन तीनों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपके समर्थ रामदास है इनका नाम तो कई बार पूछा भी गया है। अगर हम बात करें जीजाबाई की, जो कि माता है किसकी? शिवाजी महाराज की, तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी क्यों है? क्योंकि यही वह महिला है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पालन पोषण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज में उन शिक्षाओं को भरा है जिससे वह मराठा साम्राज्य की स्थापना कर सके। इसके बाद जो आपके संभाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे,
उनको भी स्टैब्लिश करने में या उनकी जो सोच है उसको भी डेवलप करने में जीजाबाई की बहुत बड़ी भूमिका है। संभाजी की जो माता हैं उनका बचपन में ही देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो संभाजी का भी जो पालन-पोषण है वह जीजाबाई ने किया है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जीजाबाई का मराठा साम्राज्य पर, या फिर मराठा साम्राज्य की जो आइडियोलॉजी है उसपे जीजाबाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे मराठा साम्राज्य धीरे-धीरे एस्टेब्लिश हुआ, कैसे वह कृषकों से क्षेत्रीय प्रशासक के रूप में एस्टेब्लिश हुए, कैसे उन्होंने क्षेत्रों पर विस्तार किया, और जो दक्षिणी शाखा है मराठा की, वह कैसे एस्टेब्लिश हुई। बहुत कम पढ़ाया जाता है इसको और बहुत कम इसके बारे में बताया जाता है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो सुनते हैं, पर इनको जी के बारे में हमको नहीं बताया जाता है। इस वीडियो में हमने उनको भी कवर किया। तो इस तरह मराठा साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ। इसके पीछे जो घटनाक्रम है, युद्ध हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। यहाँ हमने बेस समझ लिया। तो इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।